नमस्कार दोस्तों। आज की इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय इतिहास के एक बेहद ही दिलचस्प और एग्जाम्स के नजरिए से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के वैदिक सभ्यता के 900 सालों के पूरे सफर को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे वैदिक काल की उत्पत्ति से, फिर समझेंगे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल को, उसके बाद एक शानदार तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और आखिर में कुछ ऐसे हाई यील्ड फैक्ट्स देखेंगे जो सीधे परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैदिक काल की उत्पत्ति और आर्यों के आगमन की। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये वैदिक शब्द आखिर आया कहां से। दरअसल ये वेद से बना है, उन धार्मिक ग्रंथों से जिन्हें आर्यों ने लिखा था। और ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया से आए थे। ये पूरा का पूरा वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 900 सालों तक चला। लेकिन इस पूरी टाइमलाइन में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो है 1000 ईसा पूर्व का समय। यही वो मोड़ था जब लोहे की खोज हुई और इस एक धातु ने पूरे के पूरे समाज को रातों रात बदल कर रख दिया, जिससे ऋग्वैदिक काल एक नए उत्तर वैदिक युग में बदल गया। अब आते हैं शुरुआती ऋग्वैदिक काल पर, जो एक बेहद ही सरल और पशुपालक समाज हुआ करता था। अगर हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के शुरुआती समाज की बात करें तो आर्यों ने सबसे पहले अपना घर सप्त सिंधु क्षेत्र में बनाया था। सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का वो इलाका जिसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां शामिल थीं। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत क्रूशल है क्योंकि एग्जाम्स में ये बार बार पूछी जाती है। राजनीति और प्रशासन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर एकदम सीढ़ी की तरह था। सबसे छोटी और बुनियादी इकाई थी अपना कुल यानी परिवार। कई परिवारों को मिलाकर एक ग्राम या गांव बनता था। फिर कई ग्रामों से मिलकर विश्व बनता था और सबसे बड़ी इकाई थी जन, जिसका मतलब है पूरा का पूरा कबीला, और इस कबीले के मुखिया या राजा को राजन कहा जाता था। अब एक बात जो सच में हैरान करती है वो ये कि उस दौर के राजा कोई तानाशाह नहीं थे। जी हां, उनके पास कोई असीमित शक्तियां नहीं थीं। फैसले लेने के लिए उन्हें सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं की सलाह लेनी ही पड़ती थी। इसमें से जो समिति थी वो आम जनता की आवाज हुआ करती थी, मतलब राजा को जनता की सुननी ही पड़ती थी। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त या भजन है? ये एक बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसे 10 अलग अलग मंडलों में बांटा गया है, और हमारा ये पूरा शुरुआती वैदिक काल इसी एक महान ग्रंथ की नींव पर खड़ा है। सच कहूं तो उस समय का समाज काफी हद तक समानता पर आधारित था। इकोनॉमी पूरी तरह गायों पर टिकी थी। गाय ही सबसे बड़ी दौलत थी। यहां तक कि युद्ध को गविष्टि कहा जाता था, जिसका सीधा सा मतलब है गायों की खोज। सबसे अच्छी बात यह थी कि वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि कर्म यानी आपके काम से तय होती थी। महिलाओं की स्थिति बहुत ही शानदार थी। उन्हें शिक्षा का पूरा अधिकार था और घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाएं इसका जीता जागता सबूत हैं। लोग प्रकृति की पूजा करते थे और बारिश के देवता इंद्र उनके सबसे बड़े देवता थे। अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल की तरफ। 1000 ईसा पूर्व के बाद समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। हुआ यूं कि 1000 ईसा पूर्व के बाद आर्य पंजाब से आगे बढ़े और उपजाऊ गंगा घाटी तक जा पहुंचे। और इस पूरे शिफ्ट के पीछे एक ही चीज थी, लोहा। वैदिक ग्रंथों में इसे कृष्ण अयस कहा गया है। यह सच में एक गेम चेंजर था। लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को काटना और लोहे के हलों से खेती करना आसान हो गया। इस एक धातु ने पशुपालन वाले समाज को एक प्रॉपर कृषि प्रधान समाज में बदल दिया। लेकिन खेती और विकास के साथ साथ एक बहुत ही दुखद सामाजिक बदलाव भी आया। जो वर्ण व्यवस्था पहले कर्म पर आधारित और एकदम लचीली थी, वो अब जन पर आधारित एक कठोर सिस्टम में बदल गई। जिस घर में आप पैदा हुए वही आपका वर्ण बन गया। इससे समाज में असमानता बहुत तेजी से बढ़ी और सबसे ज्यादा नुकसान निचले तबकों का हुआ। खासकर शूद्रों की स्थिति काफी खराब हो गई। लोहे और कृषि क्रांति का असर हर जगह देखने को मिला। छोटे छोटे कबीले अब बड़े और ताकतवर जनपदों में बदल गए। राजा की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो सभा समिति जो कभी आम जनता की आवाज हुआ करती थी, उनकी अहमियत ना के बराबर रह गई। समाज में महिलाओं की आजादी छिनने लगी और बाल विवाह जैसी प्रथाएं शुरू हो गईं। धर्म के मामले में भी वो सरल प्रार्थनाएं अब बहुत ही जटिल यज्ञों और कर्मकांडों में बदल गईं। पुराने देवता इंद्र और अग्नि की जगह अब प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे नए देवताओं ने ले ली। तो चलिए
अब इन दोनों कालों का एक क्विक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। ये एग्जाम्स के लिए एकदम ब्लूप्रिंट का काम करेगा। अगर हम इन दोनों दौर की तुलना करें तो एक बिल्कुल साफ पैटर्न उभर कर आता है कि कैसे आर्थिक तरक्की के साथ साथ सामाजिक बराबरी खत्म होती गई। एक तरफ ऋग्वेदिक काल था, एकदम सरल, गायों पर निर्भर रहने वाला समाज, जहां महिलाओं का सम्मान था, वर्ण कर्म पर आधारित था और इंद्र की पूजा होती थी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल आते आते समाज कृषि आधारित तो हो गया, लेकिन वो बहुत जटिल, जन्म आधारित और असमान बन गया, जहां प्रजापति सबसे बड़े देवता बन गए। आखिर में बात करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट्स और उन्हें याद रखने की ट्रिक्स की। चलिए एक रैपिड फायर सवाल लेते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है। सवाल यह है कि हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते आखिर किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? बिल्कुल सही सोचा आपने। इसका जवाब है मुंडक उपनिषद। उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते उपनिषदों की रचना शुरू हो गई थी, जो कर्मकांडों से हटकर जीवन के गहरे दर्शन और ज्ञान पर जोर देते थे। मुंडक उपनिषद भी उन्हीं में से एक है। अब इस पूरे टॉपिक को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करने की एक शानदार ट्रिक बताता हूं। जब भी ऋग्वेदिक काल का नाम आए तो बस 3 शब्द याद रखिए: गाय, इंद्र और सभा। यानी गायों वाली इकोनॉमी, प्रकृति के देवता और आम लोगों की सभा। और जब बात उत्तर वैदिक काल की हो तो याद रखिए खेती, राजा और कर्मकांड। यानी कृषि प्रधान समाज, ताकतवर निरंकुश राजा और जटिल यज्ञ। बस ये 2 लाइनें और पूरा वैदिक काल आपकी मुट्ठी में। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित भेदभाव और असमानता की जो दरारें आज से 3000 साल पहले उभरनी शुरू हुई थीं, क्या वो आज भी हमारे आधुनिक समाज में कहीं ना कहीं मौजूद नहीं है? इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये आज को समझने का एक बहुत बड़ा आईना है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आज के इस रैपिड फायर एक्सप्लेनेरा में हम सीधे वैदिक सभ्यता में हुए उन बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलावों पर बात करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये हाई यील्ड रिवीजन सेशन बिल्कुल आपके लिए है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। 1500 से 600 ईसा पूर्व के इस पूरे टाइमलाइन को हम अर्ली ऋग्वेदिक काल, लेटर वैदिक काल के बड़े बदलावों, उनके बीच के मेन डिफरेंसेस, कुछ बहुत ही जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आखिर में चीजों को आसानी से याद रखने वाली कमाल के मेमोरी ट्रिक्स के जरिए कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड से। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का ये वो समय था जब आर्यों ने सेंट्रल एशिया से आकर एक बहुत ही स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में अपना बेस बनाया था। अब ये जो टर्म है ना, सप्त सिंधु, इसे बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में ये अक्सर आता है। इसका मतलब है 7 नदियों वाला क्षेत्र, मेनली सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास का इलाका। ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले इन अर्ली आर्यों ने सबसे पहले यहीं अपनी बस्तियां बसाई थीं। इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखिए कितना कमाल का था, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से काम करता था। सबसे छोटी यूनिट थी कुल यानी फैमिली, फिर ग्राम, उसके ऊपर विश और टॉप पर जन। लीडर को राजन कहते थे, लेकिन वो कोई डिक्टेटर नहीं था। सभा और समिति जैसी डेमोक्रेटिक बॉडीज थीं जो बहुत पावरफुल हुआ करती थीं और राजा को असिस्ट करती थीं। सोशली अगर बात करें तो ये पीरियड काफी फ्लेक्सिबल था। हाँ, सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, लेकिन महिलाओं को बहुत राइट्स मिले हुए थे। घोषा और लोपा मुद्रा जैसी एम्पावर्ड महिलाओं के नाम इतिहास में दर्ज हैं। उन्हें एजुकेशन का पूरा हक था और वो सभा समिति में भी हिस्सा लेती थीं। और वर्ण व्यवस्था, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला सिस्टम जन्म से नहीं बल्कि पूरी तरह इंसान के कर्म पर बेस्ड था। इकोनॉमी पूरी तरह से पास्टोरल यानी पशुपालन पर टिकी थी और वेल्थ का अल्टीमेट मेजरमेंट क्या था? गाय। इसीलिए उस टाइम ज्यादातर लड़ाइयां गायों के लिए ही होती थी। इस टर्म गविष्ठी को याद रखिएगा। इसका लिटरल मीनिंग है गायों की खोज, जो उस वक्त युद्ध या वॉर का सिनोनिम बन गया था। रिलीजन की बात करें तो मेनली नेचर की पूजा होती थी। सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में जिस देवता का सबसे ज्यादा बार जिक्र आता है वो है इंद्र। वही इनके चीफ गॉड थे और उनके साथ साथ बाकी प्राकृतिक शक्तियों को भी पूजा जाता था। अब आते हैं लेटर वैदिक एवोल्यूशन पर। 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच ये वो दौर था जब आर्यों का फैलाव गंगा घाटी की तरफ हुआ और सोसाइटी में एकदम ड्रास्टिक शिफ्ट्स आईं।
सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि छोटे छोटे जन अब बड़े जनपदों में बदल गए और राजाओं के पास एब्सोल्यूट पावर आ गई। जो पुरानी डेमोक्रेटिक सभा और समिति थी, उनका डिक्लाइन हो गया। वर्ण व्यवस्था अब कर्म की जगह पूरी तरह जन पर बेस्ड हो गई, यानी काफी रिजिड हो गई। और अनफॉर्चुनेटली महिलाओं के स्टेटस में काफी गिरावट आई और बाल विवाह जैसी चीजें शुरू हो गई। इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आया, कृष्णयस्क यानी लोहा। एग्जाम्स में ये टर्म बहुत बार पूछा जाता है। लोहे की डिस्कवरी ने सब कुछ बदल दिया। घने जंगलों को काटना और हैवी फार्मिंग पॉसिबल हो गई, जिससे इकोनॉमी पशुपालन से शिफ्ट होकर पूरी तरह एग्रीकल्चरल बन गई। इकोनॉमी के साथ साथ रिलीजियस लाइफ भी बदल गई। सिंपल नेचर वर्शिप की जगह अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और कर्मकांडों ने ले ली, और इंद्र की जगह अब प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे देवता सुप्रीम हो गए। लेकिन ये दौर कमाल की फिलॉसफी का भी था। उपनिषद इसी टाइम लिखे गए और हमारा नेशनल मोटो सत्यमेव जयते ये सीधे मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। ये फैक्ट तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हमेशा से फेवरेट रहा है। तो चलिए अब इन दोनों पीरियड्स के मेन डिफरेंसेस को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं, एक अल्टीमेट विजुअल चीट शीट के थ्रू। इस कंपैरिजन को अपने दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लीजिए। देखिए, इकोनॉमी गायों से शिफ्ट होकर लोहे और खेती पर आ गई। वर्ण व्यवस्था कर्म से हटकर जन पर फिक्स हो गई। लिमिटेड पावर वाले राजा अब पावरफुल जनपदों के मालिक बन गए। चीफ गॉड इंद्र से प्रजापति हो गए और महिलाओं का जो हाई स्टेटस था वो कमजोर पड़ गया। ओके, तो अब थोड़ा टेस्ट हो जाए। फटाफट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ताकि पता चले कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। पहला सवाल, अर्ली ऋग्वेदिक आर्यों की वेल्थ का मेन सोर्स क्या था? जरा सोचिए, लोहे के आने से पहले इकोनॉमी किस चीज पर टिकी थी? बिल्कुल सही, गायें। यही उनकी इकोनॉमी को चलाती थी और यही उनके वॉर या गविष्टि की सबसे बड़ी वजह भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा टाइम था जब सभा और समिति जैसी डेमोक्रेटिक बॉडीज अपनी पीक पर थीं? मतलब वो दौर जब पॉलिटिकल पावर बंटी हुई थी। जवाब है ऋग्वैदिक पीरियड। राजाओं के एब्सोल्यूट पावर में आने से पहले इन असेंबलीज के पास बहुत ज्यादा पावर हुआ करती थीं। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए लॉक करने के लिए चलिए दो बहुत ही सिंपल मेमोरी ट्रिक्स देखते हैं, जो एग्जाम हॉल में आपको तुरंत सब कुछ याद दिला देंगी। अर्ली पीरियड के लिए बस ये 3 वर्ड याद रखिए, गाय, इंद्र और सभा। गाय से पेस्टोरल इकोनॉमी याद आ जाएगी, इंद्र उनके चीफ गॉड हो गए और सभा से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। बस इन 3 वर्ड्स में पूरा का पूरा अर्ली वैदिक काल कवर हो जाता है। और लेटर वैदिक पीरियड के शिफ्ट के लिए याद रखिए, खेती, राजा और कर्मकांड। खेती मतलब लोहे से आया एग्रीकल्चरल शिफ्ट। राजा का मतलब है एब्सोल्यूट मोनार्क्स का राइज। और कर्मकांड मतलब जो रिचुअल्स कॉम्प्लेक्स हो गए थे। ये ट्रिक उस नई रिजिड सोसाइटी को परफेक्टली समराइज कर देती है। तो इन सबको देखने के बाद दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, अगर सिर्फ लोहे जैसी एक चीज के मिलने से एक पूरी की पूरी एंशिएंट सिविलाइजेशन का ढांचा बदल सकता है, तो आज जो इतने सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर के सोशल स्ट्रक्चर को कैसे बदलेंगे? है ना सोचने वाली बात। खैर, आज के सेक्सप्लेनेर में बस इतना ही। इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत रखिए।